हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंथ क्लास मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। इसमें हम टेंथ क्लास का कंप्लीट सिलेबस मैथ्स का कवर करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 रियल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो आपका चैप्टर का नेम है, पहले तो आपको वो क्लियर होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। रियल नंबर्स हम बात करते हैं सभी नंबर्स के बारे में, स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब का तो आपको पता होगा। देखिए, नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। These all numbers are positive. होल नंबर्स को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। जब मैं नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी ले लेती हूँ तो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। ये भी सभी नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। फिर मेरे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ये सब आप 9th क्लास में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में कर चुके हैं। अब Z से हम इंटीजर को डिनोट करते हैं। जब मैं होल नंबर्स के साथ नंबर लाइन पे जो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं उनको साथ ले लूँ, मीन्स -1, -2, ये सब चीज़ें भी मैंने साथ ले ली 0, 1, 2, 3 के साथ, तो उसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर्स को तो N और कैपिटल W से डिनोट किया, बट इंटीजर को मैंने Z से डिनोट क्यों किया? ये एक जर्मन वर्ड ज़ेहलन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट, इसलिए हम इसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आपने पढ़ा है रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, क्या होती है डेफिनेशन रेशनल नंबर की? रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। रेशनल नंबर को P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें P भी एक इंटीजर होता है और Q भी एक इंटीजर होता है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? देखिए बच्चे, मैथ्स के अंदर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्रैम नहीं करना, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने साथ नोटबुक, बुक, अपनी एनसीईआरटी की पेन लेकर बैठेंगे और चीज़ें नोट डाउन करेंगे। पहले समझिए, देन उसको नोट डाउन कीजिए। और अगर सिर्फ बार बार देखने से, सुनने से अगर आपको मैथ्स आ जाएगा तो ये मत सोचना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मैथ्स कभी भी नहीं आता। आप एक बार देखें, 2 बार देखें, क्लियर नहीं हो रहा, जब तक आप उसकी लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो हर चीज़ का आपको यहाँ पर रीज़न पता होना चाहिए। हमने क्वेश्चन किया, इसमें क्या पूछा गया है, क्यों पूछा, कैसे आया, सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर एक बार क्रैम किया तो नेक्स्ट टाइम आप उसको भूल जाएंगे। तो हर चीज़ देखो कि कैसे है, एक चीज़ नहीं कि आप सेकंड चीज़ पर आ गए, सेकंड पॉइंट पर आ गए तो वो भी आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स में हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग से आप करें, समझ कर करें, क्योंकि आगे वाली चीज़ क्लियर नहीं होगी जब तक आपको पहले वाली चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी। ठीक है, मैं बात कर रही थी रेशनल नंबर की। हमने क्यों 0 के इक्वल नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि डेनोमिनेटर में हम जब भी 0 लेते हैं तो वो उस टर्म को इनडेफिनेट कर देता है, इनफाइनाइट कर देता है। और एक और पॉइंट क्या होता है कि P एंड Q का जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। लाइक मैंने ले लिया 3/7, मीन्स 3 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। बट अगर हम बात करें, मैं 3/7 को और क्या लिख सकती हूँ? मैंने 3/7 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये बन गया 6/14। अब आप कहेंगे अब तो इसका कॉमन फैक्टर 2 भी है। आप तो कह रहे थे रेशनल नंबर में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बट जब मैं इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तब इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अदरवाइज तो रेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक नहीं है। आप जानते हैं ना, 9th क्लास में करके आए हैं, हम उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैनी रेशनल नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। लाइक 3/7 है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 3/7 को आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 3/7 को आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। सिमिलरली मैनी रेशनल नंबर कैन बी
फॉर्म बाय दिस मेथड। तो इनका रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, बट जब हम इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्यू से रिप्रेजेंट, क्यू फॉर्म रिप्रेजेंट करता है क्यूशेंट को। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वोशेंट को रिप्रेजेंट करता है। लाइक क्वोशेंट फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हुआ ना, 3/7 लिखा हुआ है, क्वोशेंट फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके साथ साथ आप पढ़ के आ रहे हैं इरेशनल नंबर के बारे में। देखिए बच्चे, जो मेरे पास रेशनल नंबर है, 3/7 की बात करूं मैं, 4/9 की बात करूं, आप इसका 9th क्लास के अंदर एक एक्सरसाइज थी ना, डेसिमल एक्सपेंशन वाली, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में ही डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते थे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता था? टर्मिनेटिंग आता था, एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता था, एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। कि जब मैं 9 को 4 से डिवाइड करूंगी या 7 को 3 से डिवाइड करूंगी, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर की भी बात करते थे। अब इरेशनल नंबर में क्या होता था? देखिए, इरेशनल नंबर आपके पास होता है √2, √3, √5, √7, इस टाइप के नंबर्स हैं। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था? इसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो मेरे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का क्या मीनिंग होता है? जो रिपीट ना हो, नॉन रिपीटिंग। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर नॉन रिपीटिंग। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मीन्स ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, किसी पॉइंट पर एंड भी नहीं होगा, और इसके जो नंबर्स होंगे वो रिपीट भी नहीं होंगे। तो वो मेरे पास होते हैं इरेशनल नंबर। लाइक हम करते हैं ना, √2 की वैल्यू 1.414, 1.414, √3 की 1.732 एंड सो ऑन, चलती रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है और रिपीट नहीं होती, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो नंबर्स आते हैं उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, ठीक है। रेशनल नंबर को मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया, इरेशनल नंबर को एस से रिप्रेजेंट किया। यहाँ तक मैंने बात की आपके पास नंबर सिस्टम की, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो, ये बहुत बेसिक है, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब हम आते हैं 10th क्लास के चैप्टर 1 रियल नंबर्स पे, जो इन सब चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है। अब रियल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, रियल नंबर्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर से। रियल नंबर कैसे बनते हैं? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर कैसे बन गए मेरे पास? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। जब मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दूं, मीन्स मैं सभी नंबर्स को ले लूं, तो वो मेरे पास हो जाते हैं रियल नंबर्स। कोई भी नंबर आप उठा लो, लाइक मैंने कह दिया 1.37397512 दिस इज अ रियल नंबर। मैंने कह दिया 1.23, दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ये रेशनल में आ जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ये इरेशनल में आ जाएगा। मैंने 5 भी कह दिया, 5 को भी आप 5/1 लिख सकते हो ना, p/q के फॉर्म में, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रियल नंबर हो सकता है। मैंने 3 कह दिया, मैंने 0 कह दिया, ये होल नंबर है, ये भी रियल नंबर में आ जाएगा। मीन्स ऑल नंबर्स को हम रियल नंबर्स में काउंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, रियल नंबर्स में जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं, एवरी नंबर इज यूनिकली रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हर नंबर को हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। लाइक आपका ये नंबर भी है ना, तो आप इसको भी यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी भी एक पोजीशन हम लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो एवरी रियल नंबर, आप यहाँ कहेंगे कि एवरी रियल नंबर is represented uniquely on number line. That's why हम नंबर लाइन को रियल लाइन भी कहते हैं, क्योंकि हमने हर रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया ना नंबर लाइन पर, तो हम नंबर लाइन को रियल लाइन भी कह देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए why the number line is called real line, तो हम कह सकते हैं every real number is uniquely represented on the number line.
हर पॉइंट की अपनी एक लोकेशन है, अपनी एक जगह फिक्स है नंबर लाइन पर, इसलिए हम इसको रियल लाइन भी कहते हैं। तो नंबर लाइंस का रियल नंबर्स का पता लग गया, क्यू प्लस एस से मिलकर बने हैं। यहाँ तक कर लेंगे आप सब। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, आपके पास पहले आपके वो सिलेबस में था, उसका मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए जो हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते थे तो उसके अंदर हमारे पास क्या आता था, ये उसी टाइप से ही है। यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर आता है, यहाँ पर डिविडेंड आता है, यहाँ पर आपके पास क्वोशेंट आता है, और यहाँ पे आपके पास क्या आता है, सॉल्व करके रिमाइंडर आता है, चाहे वो 0 हो या कोई भी वैल्यू हो। जो आपके पास ये रिमाइंडर होता है, लाइक मैं इसको r से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये 0 से तो ग्रेटर, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा, बट ये लेस देन होगा किससे, डिवाइजर से, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे ये लेस देन होता है। ये वैसे आपके पास लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस भी होता है, हम इसी प्रोसेस से ही लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का यूज करते हैं। एक हमारे पास आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम HCF को फाइंड आउट करने में भी करते हैं। लाइक मेरे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं, मैंने कुछ भी रैंडमली एग्जांपल ले लिया, लाइक 15 एंड 2। तो जो नंबर स्मॉलर नंबर होता है हम उससे ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, 2 से 15 को डिवाइड किया। जब आप 2 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 2 7 14, 1 रह गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता आप इस प्रोसेस को स्टॉप नहीं करेंगे, आप फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। ये 1 है, अब हमने 2 को अंदर ले लिया, फिर 1 से 2 पर गया, यहाँ पर 2 आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो फाइनली मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब इसके अंदर जो ये लास्ट पॉइंट आया दैट मीन्स 1, ये 1 आपके पास क्या आ जाता है, HCF आ जाता है। 1 क्या आ जाता है, HCF आ जाता है। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से भी HCF फाइंड आउट करते हैं। अभी एट ए टाइम आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको हर चीज़ हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब आगे जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, बट आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का पता होना चाहिए। उसका यूज़ भी वो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस की तरह है, उसका यूज़ भी HCF को फाइंड आउट करने में ही होता है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये था। अब आपके पास एक स्टेटमेंट यूज होती है, कोई पर्टिकुलर उसका प्रूफ नहीं करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, ये कहती है, देखिए पहले ध्यान से सुनिए, एवरी कंपोजिट नंबर is represented by the product of prime factors. Every composite number is expressed as a product of prime factors. prime factors के प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं क्या करती हूँ, कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। लाइक मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, कंपोजिट नंबर 15 कह दिया। मैं प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या हैं, जो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब 15 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 5, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। जब मैं किसी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखती हूँ तो वो मेरे पास कंपोजिट नंबर बन जाता है। तो एवरी कंपोजिट नंबर is expressed as a product of prime numbers, prime factors। तो यही हमारे पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट और दिया गया है कि इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट किया जाता है, बट डजेंट मैटर फॉर दिस ऑर्डर। ये मैटर नहीं करता कि इसका ऑर्डर क्या होगा। मीन्स अगर आप 15 को 5 × 3 लिखते हैं या 3 × 5 लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करके आ रहे हैं, A × B हो या B × A हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख लीजिए,
every composite number is represented as the product of prime factors irrespective of the order. ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइक मैंने 21 लिया, मैंने इसको 7 इंटू 3 लिख दिया, तो 7 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, दैट मीन्स 21 एक कंपोजिट नंबर हो गया। अगर मैं इसको लिख दूँ 3 इंटू 7 तो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ही है, ये कंपोजिट नंबर ही है, और ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये मेरे पास कौन कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। यहाँ तक कर सकते हैं। ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन था रियल नंबर्स का। यहाँ तक अब आप टर्म्स को अपने क्लियर कीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। उसमें हम प्राइम फैक्टर से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।